हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई वढ़ाई हो रही सही से? बेटा थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो यार। और जो इसमें कुछ अच्छी आत्माएं सो रही हैं, जब शेयर कर दोगे तो हो सकता है उनको पढ़ने की इच्छा जागृत हो जाए। जुड़ने में तो सब जुड़ जाते हैं, लेकिन क्या बताएं, जुड़ते ही नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ही। तो देखिए, अभी हम लोग कूलाम के नियम से गास के नियम की उत्पत्ति देंगे। इसके पहले जो भी डेरिवेशन हुए हैं उनको कम से कम एक दो बार लगा लिया करिए आप लोग, ठीक है? हाँ चलो, आते जाओ। चलो ठीक है भैया, हम स्टार्ट करते हैं इसको। और सब लोग स्वस्थ रहिए, यही कामना करते हैं, ठीक है? फिर जल्द ही क्लास में मुलाकात होगी या आप लोगों से मुलाकात होगी। तो कूलाम के नियम से गास के नियम की उत्पत्ति हमको देनी है। कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे, कूलाम के नियम से गास के नियम की उत्पत्ति। कूलाम के नियम से गाउस या गास के नियम की उत्पत्ति। आवाज़ जा रही है ना? आवाज़ पहुंच पा रही है कि नहीं सही से? हाँ चलो ठीक है। कूलाम के नियम से गास के नियम की उत्पत्ति। भाई कूलाम का नियम तो हम लोग जानते ही हैं कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश, क्यों, नियम तो सब लोग जानते हैं कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उन पर लगने वाला आकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो अर्थात हम पढ़ते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। फिर उसके बाद में F बराबर कांस्टेंट देते हैं जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R², क्योंकि वहाँ दो बिंदु आवेश होते हैं। यहाँ पर जब हम चलेंगे, हाँ जुड़ते रहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम एक बंद परिपथ बनाते हैं, क्योंकि गास के नियम में भाई गास का नियम हम जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से, गास के नियम में हाँ जुड़ते जाइए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε गुना होता है। क्लियर हो रहा है? हाँ बताते रहिए कि आवाज़ जा रहा है कि नहीं। कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε गुना होता है। ये गास का नियम है और ये कूलाम का नियम हम आपको बताएं। फाई बराबर होता है Q/ε0। हमको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक गाउसियन पृष्ठ बना लेते हैं। गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे जिसमें ये गाउसियन पृष्ठ है जिसका केंद्र क्या है O, जिस पर कितना है Q आवेश है, जिस पर Q आवेश है। अभी हाल ही में हम पढ़ा रहे थे लाइव में, तो 11th वाले करें सर आप कमेंट देखते ही नहीं हैं। तो हम कहे ठीक है भैया देख लिया करेंगे, अब 12th में भी देखा करेंगे। तो और यहीं पर कहीं हम एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं इस पूरे पृष्ठ पर। ये आपका क्या है, गाउसियन पृष्ठ है, ये गोलीय गाउसियन पृष्ठ, ये गाउसियन आपका क्या है, गोलीय गाउसियन पृष्ठ है। यहाँ पर हम अल्पांश क्षेत्रफल ले लिए। अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे तो इस क्षेत्रफल से हम एक R त्रिज्या का इसको सेंटर मान लिए, वृत्त का केंद्र या गोले का केंद्र O हो गया है। यहाँ से इसको ऐसे मिला दिए। यहाँ पर मान लेते हैं इस कोण को d ओमेगा है, क्या है ये, d ओमेगा। और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर इसको हम इस दिशा में आगे बढ़ा दें तो इस पृष्ठ का जो अल्पांश क्षेत्रफल होगा, आप जानते हैं
अल्पांश क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, ds या dA। पूरे क्षेत्रफल को A तो अल्पांश क्षेत्रफल को dA, और इसी के लंबवत एक हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देते हैं जो कि वेक्टर E होता है, और इनके बीच का हम कुछ न कुछ कोई कोण दे देते हैं। कौन सा कोण दे दें, थीटा कोण दे देते हैं। क्लियर हो गया। ये पूरा आपका गॉसियन पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के अंदर कार्य हो रहा है, जिसमें ये अल्पांश क्षेत्रफल है। केवल इतने भाग को हम ले रहे हैं, इस पूरे पृष्ठ का केवल थोड़ा सा भाग ले लिए। ये आप कहीं भी ले सकते हैं। क्लियर है, आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा लिखेंगे कि क्षेत्रफल अल्पांश, हाँ ठीक है, जुड़ते रहिए भैया सब लोग। क्षेत्रफल अल्पांश dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान होगा, यहाँ लिखेंगे कि अल्पांश क्षेत्रफल dA से, ये लिखना है हमको कि क्षेत्रफल अल्पांश या अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश मतलब जानते हैं ना, बहुत कम वाला क्षेत्रफल, केवल इतना। अल्पांश क्षेत्रफल dA से, अल्पांश क्षेत्रफल dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान होगा, निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान होगा क्या होगा ये जानेंगे। अब निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान जो होगा क्या होता है, निर्गत अल्पांश के लिए कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल क्या होता है, ई डॉट डी ए, यही होता है। या ये लिख लेंगे डी फाई इक्वल ई डॉट डी ए है, डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको लिख सकते हैं हम ई डी ए कास थीटा, यही लिखेंगे ई डी ए कास थीटा। इसको हम एक समीकरण नंबर 1 दे देते हैं कि ये आपका क्या है, समीकरण नंबर 1। क्लियर हो गया। ये आपका बंद परिपथ था जिसमें एक क्यू आवेश है, ठीक है। क्यू आवेश से यहाँ पर एक बिंदु P ले लीजिए, बिंदु P तक के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा हमको कूलाम से गॉस के नियम की उत्पत्ति देनी है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम देंगे डी फाई इक्वल ई डी ए कास थीटा, गॉसियन पृष्ठ के अंतर्गत कार्य हो रहा है, तो उसमें उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में बिंदु आवेश, अब किसके कारण, जो आपका बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश Q के कारण, इसके कारण बिंदु आवेश Q के कारण क्षेत्रफल अल्पांश पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो बिंदु लिख लेते हैं कि बिंदु आवेश Q के कारण अल्पांश क्षेत्रफल पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु आवेश Q के कारण, बिंदु आवेश Q के कारण अल्पांश क्षेत्रफल अल्पांश क्षेत्रफल क्या है आपका डी, तो अल्पांश क्षेत्रफल पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। या आप ये भी लिख सकते हैं कि बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर, क्योंकि P ही इसका क्या है, पॉइंट है इस अल्पांश क्षेत्रफल का, तो P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ये भी लिख सकते हैं। या हम केवल पूरे अल्पांश क्षेत्रफल के लिए वैद्युत क्षेत्र क्या होगा वो लिखते हैं। हम जानते हैं कि क्या होता है, E इक्वल वैद्युत क्षेत्र E इक्वल के क्यू अपान आर स्क्वायर, जहाँ के नियतांक है, के का मान रख देते थे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, यही तो होता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो वो हम सूत्र लिख दिए E इक्वल के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ये हम बना देते हैं समीकरण 2। जब ये हमारा बन गया समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से अगर करें तो E का मान रख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब करेंगे तो वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या है, डी फाई, यही है। तो डी फाई इक्वल ई का मान क्या है,
के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए कास थीटा। मिल गया इतना। अब जब ये मिल गया तो इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर क्या 3। जब ये समीकरण 3 हम दे दिए तो हमको जो निकालना है संपूर्ण गोलीय गॉसियन पृष्ठ का फ्लक्स निकालना है। विद्युत फ्लक्स की संपूर्ण गोलीय गॉसियन जो पृष्ठ आपका या गॉसियन जो पृष्ठ है, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। अभी तो केवल हम इतने का मान निकाल रहे थे ना, ये भी तो एक गोला ही तरह बना था, लेकिन हमको क्या करना है कि संपूर्ण गोलीयन पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स का कुल मान क्या होगा। तो अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा वो लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान से निर्गत फ्लक्स का मान जो होगा वह हो जाएगा। अभी इस तरह से था, अगर हम इसको बंद परिपथ में समाकलन करते हैं यानी बंद समाकलन कर देते हैं, यानी ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है बंद परिपथ से होता है। तो अगर बंद परिपथ से समाकलन कर देंगे तो यह संपूर्ण का आ जाएगा डी ए जो है डी ए डी फाई, ये क्या दर्शाता है अल्पांश भाग को। और अगर उसी का हम समाकलन कर देते हैं तो वह पूरे संपूर्ण भाग को बताने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसको बंद परिपथ में समाकलन कर देते हैं तो ये हो जाएगा समाकलन डी फाई बराबर, ये समाकलन में आ जाएगा क्या के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए कास थीटा, यही हो जाएगा। डी फाई तो क्या बन जाएगा फाई। अब फाई विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत है, विद्युत फ्लक्स है, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न विद्युत फ्लक्स है। तो यहाँ फाई ई भी लिख सकते हैं, आप फाई ई लिखिए, चलो फाई ई दर्शा देते हैं। यहाँ पर के और क्यू आपका क्या है कांस्टेंट है, तो के और क्यू को बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये बच जाएगा ना, ये डी ए कास थीटा और आर स्क्वायर, तो डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर ये बना। अब हम जरा पीछे पढ़ेंगे तो घनकोण, घनकोण में जब हम गए थे तो चूंकि घनकोण बराबर होता है या अल्पांश घनकोण, घनकोण क्या डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, यही होता है। डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर अल्पांश घनकोण होता है। ये अल्पांश घनकोण लिखिए या घनकोण यहाँ अल्पांश लिख दीजिए तो डी ओमेगा बता देगा। अल्पांश घनकोण आपका डी ओमेगा मिल गया कितना डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। तो जहाँ पर ये मिला है आपका वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर के इंटू क्यू डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर क्या हो जाएगा डी ओमेगा मिल जाएगा। क्यों डी ओमेगा मिल जाएगा, डी ओमेगा आपका क्या है घनकोण है, ये होता है डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर के बराबर। अब जब इसका हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर के क्यू इंटू ओमेगा, डी इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा तो क्या बनेगा ओमेगा बन जाएगा। और हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई, ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई होता है कि नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो देखो हम जानते हैं कि फाई ई बराबर क्या होता है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा होता है कि नहीं। तो कैसे होता है देख लीजिए कि चूँकि फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू ओमेगा, या क्यू अपान कर दो यहीं पर इंटू ओमेगा। अब फाई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा, और ओमेगा इक्वल होता है कितना 4 पाई। कैसे होता है ये जानेंगे हम लोग, या आपको और सरल तरीका से बताते हैं।
ये अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो एकदम सरल तरीके से हम बताते हैं कि ओमेगा इक्वल 4 पाई कैसे हो गया। पीछे हमने प्रूफ भी कराया है। हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल होता है ए अपान आर स्क्वायर। ओमेगा इक्वल होता है ए अपान आर स्क्वायर, ये होता है ओमेगा इक्वल ए अपान आर स्क्वायर। अब ओमेगा इक्वल ए क्या है? बंद पृष्ठ मतलब गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्षेत्रफल ए की जगह पर क्या लिख देंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए बराबर ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? गोले का वक्र पृष्ठ, तो बंद परिपथ गोला है, गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है यानी क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ आर स्क्वायर पहले से था, काट देंगे तो ओमेगा कुल क्या मिल गया आपको? 4 पाई मिला कि नहीं मिला? तो जहाँ ओमेगा वहीं पर तो हमको 4 पाई रखना है, ये आपको दिखाना नहीं, ये आपको समझाने के लिए हमेशा बता दिए। तो जहाँ ओमेगा वहीं पर हम क्या लिख देंगे? 4 पाई। यहाँ बेटा जुड़ते रहो। तो यहाँ हम ओमेगा इक्वल हम क्या कर देंगे? 4 पाई कर देंगे। तो यहाँ से हम रखते हैं, यहाँ से हम रख लेते हैं कि फाई ई बराबर के को लिख दो, के इंटू क्यू इंटू ओमेगा की जगह पर क्या लिखेंगे? 4 पाई लिख दिए। या फाई ई बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, ऐसे कर दो। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दोगे तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही मिल गया आपका कि कूलाम के नियम से गास के नियम की व्युत्पत्ति फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही प्रूव करना था। फिर से इसको समझ लेते हैं, कूलाम के नियम से गास के नियम की उत्पत्ति कैसे करते हैं या व्युत्पत्ति कैसे देते हैं। तो सबसे पहले हम एक बंद परिपथ का गाउसियन पृष्ठ बना लेते हैं। वो बंद परिपथ के गाउसियन पृष्ठ में उस पृष्ठ के केंद्र को O मान लेते हैं, जहाँ पर एक प्लस Q का आवेश है, जहाँ पर उस पृष्ठ पर एक हम अल्पांश क्षेत्रफल, कहीं भी पूरे पृष्ठ में कहीं भी अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे। अल्पांश क्षेत्रफल का जो वैल्यू रखते हैं वो क्या होता है? वेक्टर dA हो जाता है। और इसी क्षेत्रफल के लंबवत यानी इसी बिंदु से एक हम लंबवत वैद्युत क्षेत्र निकाल देते हैं, वेक्टर E। इन दोनों के बीच कोण थीटा बनता है तथा इनके बीच का कोण रेडियन में आता है, तो ये डी ओमेगा हम कोण को मान लिए कि डी ओमेगा कोण बना। अब अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा ये निकालते हैं। तो अल्पांश की बात हो रही है इसलिए डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, या डी फाई बराबर ई डी ए कास थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट में था। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं। अब बिंदु आवेश Q के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र लिखो, चाहे बिंदु आवेश Q के कारण अल्पांश क्षेत्रफल पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र लिखो, बात वही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। तो हम अभी वो ना लिख के केवल क्या लिख दिए? कांस्टेंट K इक्वल Q अपान आर स्क्वायर। समीकरण 2, समीकरण 2 और 1 में हम E का मान रख देते हैं। E का मान यहाँ से मिला है, तो समीकरण 1 व 2 से, या आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में E का मान रखने पर, ये भी लिख सकते हैं। तो डी फाई बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए कास थीटा, क्योंकि ई की जगह पर ये रखा गया है कि के क्यू अपान आर स्क्वायर ई की जगह पर है। इतना तो मिल गया हमको अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान। अब हमको चाहिए क्या? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान। तो जब अल्पांश को हम संपूर्ण बनाते हैं तो समाकलन करते हैं बंद परिपथ में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान, इंटीग्रेशन लग गया डी फाई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए कास थीटा लिख दिए। यहाँ से डी फाई तो फाई ई बन गया, के इंटू क्यू, चाहे फाई लिखे चाहे फाई ई, बात वही है। के इंटू क्यू कॉमन ले लिए या बाहर कर दिए इसको, निर्वात सॉरी क्या था ये आपका जो था ये अचर राशि थी, इसको बाहर कर दिए, बचा क्या डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर।
डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, ये अल्पांश घनकोण का फार्मूला होता है। तो अल्पांश घनकोण बराबर होता है घनकोण डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। जहाँ डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर था वहाँ हम क्या लिख दिए, डी ओमेगा लिख दिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा तो ओमेगा हो जाता है, और ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। अभी हमने आपको बताया, यहाँ लिख दीजिएगा कि चूँकि, यहाँ न लिख के यहाँ लिख दीजिए कि चूँकि ओमेगा इक्वल 4 पाई, तो ओमेगा इक्वल जब 4 पाई दे देंगे तो ओमेगा इक्वल 4 पाई जब लिख दिए तो फाई ई इक्वल के क्यू ओमेगा की जगह पर 4 पाई लिख दिए। फाई इक्वल के को हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही क्या होता है आपका, गॉस का प्रमेय होता है। क्लियर हो गया, गॉस के प्रमेय को किसके नियम से, कूलाम के नियम से गॉस के प्रमेय की भी उत्पत्ति हो गई। इसको आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा और फिर इसको 1-2 बार लगा लीजिएगा। आ गया समझ में? चलो ठीक है, अगर समझ में आ रहा है बेटा तो ठीक है। चलो गुड इवनिंग ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग इसको कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति देते हैं, कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, बाद में इसको वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। चलो लिखते हैं कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। गॉस गाउस कुछ भी, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। फिर आपका कल न्यूमेरिकल चलेगा। अब गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक गोला मान लेते हैं। गोला एक बंद पृष्ठ है, तो एक हम बंद पृष्ठ ले लिए। ये एक बंद पृष्ठ है जहाँ पर इसका केंद्र क्या है, O है। क्लियर है, जहाँ पर इसका केंद्र क्या है आपका, O है, और इस पर आवेश कितना है, Q। यहाँ से हम R त्रिज्या का एक गोल R त्रिज्या ले लेते हैं। ये कितनी त्रिज्या है इसकी, R त्रिज्या है। और यहाँ भी एक हम इसके गोलीय गौसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं। मान लो यहीं पर ले लिया अल्पांश क्षेत्रफल, ये अल्पांश क्षेत्रफल आपका हो गया। इसको इससे डार्क कर देते हैं। यहाँ पर आपका कोई बिंदु क्या है, P है, जिसका अब अल्पांश क्षेत्रफल ले लिए। तो यहाँ से एक लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकल गई, और यहीं से इसी दिशा में इसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या होता है, dA होता है। जब उसी दिशा में है तो ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। ये बिंदु हम कुछ भी बिंदु मान लीजिए, यहाँ बिंदु क्या है, P है। तब हम लिख सकते हैं कि लिख लीजिए कि माना क्या क्या है, O केंद्र था R त्रिज्या का एक गोला स्थित है। लिख लीजिए कि माना O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक गोला स्थित है। ठीक है, स्थित है तथा केंद्र O पर प्लस Q आवेश स्थित है। जैसे है वैसे लिख दीजिए, तथा केंद्र
ओ पर प्लस क्यू आवेश या क्यू आवेश क्या है स्थित। बस इतने लिखना है। अब उसके बाद गोले से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा ये लिख लेते हैं। तो गोले से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स को काहे से प्रदर्शित करते हैं फाई से। तो फाई बराबर क्या होता है ई डी ए। तो फाई ई लिख दीजिए ई डी ए, या यही होता है फाई ई बराबर डॉट प्रोडक्ट है तो ई डी ए कास थीटा, थीटा का मान क्या होगा 0 होगा। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए। मिल गया इतना। अब डी ए यही है, इस अल्पांश भाग का क्षेत्रफल है। तो ये भी तो एक गोला ही है, ये वाला भाग भी तो एक गोला है। तो इस गोले का क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो जहाँ पर डी है वहीं पर हम क्या लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिएगा कि फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिएगा कि डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी तो अल्पांश क्षेत्रफल का था। अब गॉस के प्रमेय से क्या होता है, गॉस का प्रमेय यहाँ लिखेंगे, परंतु गॉस के प्रमेय से, हाँ भैया जुड़ते रहिए आप सब लोग। परंतु गॉस के प्रमेय से हम फिर से समझा दे रहे हैं इसको। गॉस लिखिए चाहे गास लिखिए चाहे गाउस लिखिए। गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या होता है ये जानेंगे। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस के प्रमेय से क्या होता है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही होता है कि किसी बंद परिपथ वाला जो भी परिभाषा हमने बताया आपको गॉस के नियम का। तो अब यहाँ से देखिए, अगर ये समीकरण नंबर 1 बन गया आपका, ये समीकरण 2 बन गया, तो 1 और 2 की तुलना करेंगे तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से लेंगे तो फाई ई की जगह पर क्या लिखेंगे हम क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या फाई ई की जगह पर ये ई इंटू 4, जहाँ फाई है वहाँ क्या लिखेंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। लिख दिए इतना। अब हम जरा यहाँ से समझते हैं कि ये पूरा जो पृष्ठ था, इस पूरे पृष्ठ पर जो ये अल्पांश क्षेत्रफल वाला भाग है, ये जो P बिंदु पर, हम यहीं पर P बिंदु पर प्लस क्यू नॉट आवेश की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि इस पृष्ठ पर पूरे गोले पर क्यू था, तो अल्पांश पर, अल्पांश में बिंदु P पर एक प्लस क्यू नॉट आवेश की कल्पना करते हैं। जैसे पूरे बंद पृष्ठ पर आवेश प्लस क्यू था, ऐसे ही हम इस अल्पांश क्षेत्रफल वाला जो गोला है इस पर हम प्लस क्यू नॉट आवेश की कल्पना कर लेते हैं। ठीक, तो बिंदु P पर क्यू नॉट आवेश की कल्पना करने पर यहाँ लिख लीजिए कि बिंदु P पर प्लस क्यू नॉट आवेश की कल्पना करने पर, हम वहाँ कल्पना कर लेते हैं क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल पर, क्यू नॉट आवेश पर, जिसको हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं, या परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है F बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत बल F बराबर क्यू नॉट इंटू ई, यही होगा।
एफ बराबर क्यू नाट इंटू ई, एफ बराबर क्यू नाट इंटू ई, या ई बराबर क्या होगा एफ अपान क्यू नाट होगा। इस ई का मान इस समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। इस ई का मान हम समीकरण नंबर 3 में पुट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि ई का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे तो ई की जगह पर क्या लिखेंगे, एफ अपान क्यू नाट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ई की जगह पर एफ अपान क्यू नाट लिख दिए, या यहीं से एफ बराबर, ये नीचे जाएगा तो 1/4 पाई, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई 1/4 पाई आर स्क्वायर भी नीचे जाएगा, तो पहले हम एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं इंटू क्यू था, ये क्यू नाट उधर पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा क्यू नाट अपान ये आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नाट अपान आर स्क्वायर कूलाम, सॉरी न्यूटन, यही आपका होता है कूलाम का नियम। फिर से समझते हैं इसको। सबसे पहले गास के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति देनी है। तो गास के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जानेंगे कि गास का नियम होता क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध वैद्युत आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन, कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा उसके कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो फाई बराबर Q/एप्सिलॉन, ये आपका गास का प्रमेय था। और कूलाम का नियम क्या है कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है, जो क्रमशः Q1 और Q2 हैं, उन पर लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, चाहे आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण बल, उनके प्रतिकर्षण बल उसके अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेश हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है जिसका मान आप लोग जानते हैं 9 × 10⁹ 9 गुणे 10⁹ होता है। बट यहाँ पर हमको उन दोनों का सूत्र को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ बनाइए। आपका क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, गोलीय गॉसियन पृष्ठ बना दिए। इस पृष्ठ में एक गोले का केंद्र O है जिस पर +Q आवेश स्थित है। जैसे R दूरी पर एक अल्पांश क्षेत्रफल की कल्पना की है, उस क्षेत्रफल से एक विद्युत क्षेत्र निर्गत कराए हैं E, तथा उस भाग का, उस छोटे से भाग का, उस अल्पांश क्षेत्रफल को हमने क्या डिनोट किया है, dA किया है। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए थीटा का मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो हम पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा कि माना O केंद्र तथा R त्रिज्या, ये त्रिज्या आपकी क्या है, R है। O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक गोला स्थित है तथा केंद्र O पर +Q आवेश स्थित है। गोले से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस गोले से होकर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर EdA वेक्टर में है और वो डॉट प्रोडक्ट है, तो फाई बराबर EdA cos थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिख दिए 0। तो फाई बराबर EdA, इस अल्पांश क्षेत्रफल अल्पांश है,
चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, है तो गोला ही, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², चाहे वो छोटा गोला हो चाहे बड़ा गोला हो। अगर छोटे और बड़े की तुलना कभी हम करते हैं तो स्मॉल आर कैपिटल आर से, R1 और R2 से करते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल अल्पांश के लिए ले रहे हैं तो अल्पांश के लिए वही 4πr² ही रखते हैं हम। तो फाई ई बराबर ई इंटू डी ए की जगह पर हम 4πr² लिख दिए। परंतु गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं कि फाई बराबर Q/ε0। यहाँ भी फाई, यहाँ भी फाई, तो इस फाई का मान ये जो आया है यहाँ रख दिए, या तुलना करा देंगे तो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा। तो E इंटू 4πr² इक्वल Q/ε0। अब हम थोड़ी देर के लिए जो हमारा अल्पांश क्षेत्रफल था उस पर हम परीक्षण आवेश क्या मान लेते हैं, Q0। अब जो परीक्षण आवेश हमारा Q0 मान लिए हैं तो बिंदु P पर प्लस Q आवेश की कल्पना करने पर Q0 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F बराबर Q0 इंटू E होता है, पहले चैप्टर में पढ़े हैं आप, या E बराबर F/Q0 कर देंगे। इस E का मान समीकरण नंबर 3 में हम पुट करेंगे, तो लिख दिए E का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो E की जगह पर हम क्या लिखेंगे, E की जगह पर F/Q0 इंटू 4πr² इक्वल Q/ε0, या F जब बचाएंगे तो ये उधर जाएगा डिवाइड में, तो 1/4πε0 को एक के साथ लिख दिए, Q का गुणा Q0 के साथ करा दिए और R² नीचे इसके चलाया। यही हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। इसका मात्रक क्या होता है आप जानते हैं, न्यूटन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और जितना हो सके उतना बच्चों शेयर कर दो, क्योंकि कुछ सोती आत्माएं भी हैं जो कि वो पढ़ना नहीं चाहती, उनको भी जगा दो कुछ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि हम लोग को भी एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लेकिन जो भी आप लोगों को दिक्कत होगी हम देख ले रहे हैं इसमें, और बार बार देखते हुए चल रहे हैं। हालांकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर दिक्कत हो रही है, मैं बार बार समझाया हूँ तो फिर से मैं आपको समझा दूँगा, लेकिन हालांकि इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। अगर समझ में आ गया तो यस या नो में आंसर दे देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना बेटा। ओके, थैंक यू।